कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आम सी चीज है, एक ऐसी चीज जिसे लोग रोज अपनी दाल या सब्जी में महक के लिए डालते हैं। हाँ, और कुछ लोग तो इसकी तीखी गंध की वजह से इसे डेविल्स डंग भी कहते हैं, मतलब शैतान का मल। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये आम सा दिखने वाला पाउडर असल में प्राचीन काल का कोई बेहद शक्तिशाली बायोहैक हो? एक ऐसा हैक जिसका इस्तेमाल सिर्फ पेट की गैस दूर करने के लिए नहीं बल्कि बहुत सी गंभीर बीमारियों के लिए होता है। हाँ, मतलब पीलिया जैसी बीमारी से लड़ने या कान के बहरेपन को उलटने और यहाँ तक कि शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को फैलने से रोकने के लिए। सुनकर किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। बिल्कुल लगता है। और शायद यही वजह है कि आज के इस डीप डाइव में हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं हींग की, जिसे अंग्रेजी में एसोफेटिडा कहते हैं। और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा जो लक्ष्य है ना, वो ये जानना बिल्कुल नहीं है कि हींग से खाना स्वादिष्ट कैसे बनता है। जी, आज हम उन स्रोत सामग्रियों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि ये एक साधारण मसाला नहीं बल्कि एक बहुत ही जटिल औषधि है। और ये काम कैसे करती है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इस विषय की गहराइयों में जाते हैं तो ये मानव शरीर और प्रकृति के बीच के एक डीकोडेड सॉफ्टवेयर की तरह लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत पेट या पाचन से नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके कुछ ऐसे बाहरी उपयोगों से जो शायद किसी भी इंसान को पूरी तरह से चौंका सकते हैं। हाँ, बाहरी उपयोग वाकई बहुत हैरान करने वाले हैं। जैसे पीलिया यानी जॉन्डिस के इलाज का एक तरीका दिया गया है हमारी रिसर्च में। वो बताते हैं कि हींग को पानी में घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से पीलिया में फायदा होता है। जी, ये एक बहुत ही खास तरीका है। लेकिन एक मिनट, हींग को सीधे आंखों में लगाना, मतलब हींग की तासीर तो बहुत गर्म और जलन पैदा करने वाली होती है ना। बिल्कुल होती है। तो क्या ये आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये तो एक तरह से खतरे से खेलने जैसा लग रहा है मुझे। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर आयुर्वेद का विज्ञान बहुत सूक्ष्म हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कोई ऐसा घरेलू नुस्खा नहीं है जिसे कोई भी बिना किसी विशेषज्ञ के आजमा ले। हाँ, वो तो है। इसके लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह तो जरूरी होगी। एकदम अनिवार्य है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है ये समझना जरूरी है। पीलिया में होता क्या है, लिवर सही से काम नहीं कर रहा होता है और खून में वो बिलीरुबिन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। सही। अब अगर हम दवा पेट के जरिए देते हैं तो उसे उसी लिवर से होकर गुजरना होगा जो पहले से ही बीमार है। ओह अच्छा, तो मतलब है कि दवा को एक अलग रास्ते से भेजा जा रहा है शरीर में। एकदम सही। हमारी आंखों की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बहुत पतली और संवेदनशील होती है। जी। तो जब हींग को एक बहुत ही खास तरीके से सही मात्रा में पानी के साथ घिसकर एक लेप बनाया जाता है तो इसके सक्रिय तत्व सीधे हमारे रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। हाँ, ये लिवर को पूरी तरह बाईपास कर देता है। ये दवा पहुंचाने का एक बहुत ही एडवांस डिलीवरी मैकेनिज्म है। क्या बात है, ये तो सच में मानव शरीर के डेवलपर मोड को हैक करने जैसा है। मतलब हम पाचन तंत्र को चकमा देकर सीधे सिस्टम में दवा डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सिर्फ आंखें ही नहीं, कानों के लिए भी इसके बाहरी उपयोग काफी हैरान करने वाले लगे मुझे। स्रोत में कान दर्द या कान बहने या बहरेपन जैसी समस्याओं के लिए खास प्रक्रिया का जिक्र है। हाँ, उस तेल वाले काढ़े की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ वही। इसमें हींग, सौंठ और एक जड़ी बूटी है जिसे तुमरू कहते हैं। जी। उनका काढ़ा बनाकर सरसों के तेल में पकाया जाता है और फिर उसकी कुछ बूंदें कान में डाली जाती हैं। जी, ये बहुत ही असरदार तरीका है। मुझे ये समझना है कि इसे सीधे क्यों नहीं लगा सकते? मतलब इसे तेल में पकाने और काढ़ा बनाने की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जरूरत ही क्या है? क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ हींग की नहीं हो रही है, यहाँ बात फार्माकोकाइनेटिक्स की हो रही है। मतलब दवा शरीर के अंदर काम कैसे करती है? बिल्कुल। हींग और सौंठ के अंदर जो सबसे असरदार औषधीय तत्व होते हैं ना, वे फैट सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, वो पानी में नहीं घुलते हैं? नहीं, वो वसा या तेल में घुलते हैं। तो जब आप इन्हें सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकाते हैं तो आप असल में उन जड़ी बूटियों के सारे केमिकल्स को खींचकर तेल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ओह, तो तेल यहाँ पर एक तरह का ट्रांसपोर्ट वाहन बन जाता है। एकदम सही। और सरसों का तेल ही क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से एंटीबैक्टीरियल होता है। हाँ, सरसों का तेल तो वैसे भी काफी इस्तेमाल होता है। और उसकी तासीर भी गर्म होती है। तो जब किसी के कान में दर्द होता है तो वो अक्सर किसी अंदरूनी सूजन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जी। ये औषधीय तेल कान की नलियों में जाकर एक सुरक्षा वाली परत बना लेता है
गर्माहट से नसों को आराम मिलता है और तेल में घुले हींग के रसायन बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। ये बाहरी उपयोगों का विज्ञान सच में बहुत गहरा है। और जब हम त्वचा के माध्यम से चीजों को सोखने की बात कर ही रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर भी हींग के उपयोग का बड़ा शानदार वर्णन मिलता है रिसर्च में। हाँ, श्वसन तंत्र के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन औषधि मानी गई है। स्रोत में लिखा है कि दमा या कुक्खर खांसी या फेफड़ों की सूजन में हींग को पानी में पीसकर हल्का गुनगुना करके छाती पर लगाया जाता है। जी, ये एक बहुत पुराना उपाय है। इसे पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये प्राचीन काल का कोई प्राकृतिक वेपर रब हो। मतलब क्या हींग की वो जो तेज गंध है उसका यहाँ कोई रोल है? वो तीक्ष्ण गंध ही तो इसका सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, हींग में वाष्पशील तेल होते हैं, यानी वॉलेटाइल ऑयल्स, जो भाप बन जाते हैं। हाँ, ये ऐसे तेल होते हैं जो थोड़े से भी तापमान पर भाप बनकर उड़ने लगते हैं। तो जब हींग के लेप को हल्का गुनगुना करके छाती पर लगाया जाता है ना, तो शरीर की गर्मी से वे तेल वाष्पीकृत होने लगते हैं। अच्छा, और फिर वो सांस के जरिए अंदर जाते होंगे? बिल्कुल, ये वाष्प सीधे नाक के जरिए फेफड़ों की नलियों तक पहुंचती है। और फेफड़ों के अंदर जाके ये असल में क्या कर देती है? मतलब दमे या खांसी में सांस लेना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? अगर हम इसे आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो दमा या कफ वाली खांसी का जो मुख्य कारण है वो कफ दोष का बढ़ना है। कफ मतलब वो बलगम? हाँ, कफ एक तरह का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है जो सांस की नलियों को ब्लॉक कर देता है, जिसे आधुनिक विज्ञान बलगम का जमाव कहता है। और हींग इसमें कैसे मदद करती है? हींग की तासीर बहुत गर्म और तीक्ष्ण होती है। जब इसके वो वाष्पशील तेल फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो वो इस जमे हुए गाढ़े बलगम को पिघलाने का काम करते हैं। ओह, तो ये नलियों को चौड़ा कर देता है ताकि हवा आसानी से आ जा सके। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ गर्माहट नहीं दे रहा है, ये फेफड़ों के अंदर जमी हुई रुकावटों को रासायनिक स्तर पर तोड़ रहा है। हाँ, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका काम सिर्फ बलगम पिघलाना नहीं है। निमोनिया और बच्चों की काली खांसी में ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह भी काम करता है। क्या बात कर रहे हैं? ये बैक्टीरिया को भी मारता है? जी हाँ, ये उन न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया की सेल वॉल पर हमला करता है जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो एक तरफ ये रास्ता साफ कर रहा है और दूसरी तरफ ये संक्रमण फैलाने वाले दुश्मनों को मार रहा है। ये तो एक बहुत ही सटीक दोहरी रणनीति हो गई। और शायद यही एंटीबैक्टीरियल और नसों को शांत करने वाला गुण इसे दांत दर्द के लिए भी इतना असरदार बनाता होगा। बिल्कुल, सीधे दांत पर रखने से ये नसों को सुन्न कर देता है और वहां के बैक्टीरिया को मार गिराता है। खैर, बाहरी त्वचा और श्वसन तंत्र से अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, शरीर के अंदरूनी हिस्सों की तरफ, पेट और आंतों की तरफ। हाँ, विशेषकर उन दर्दों की बात करते हैं जो ऐंठन या क्रैम्प्स के रूप में इंसान को तोड़कर रख देते हैं, जैसे कॉलिक पेन, जो पेट का एक भयंकर दर्द होता है, और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाली भयंकर ऐंठन। इन दोनों में ही हींग को एक अचूक उपाय माना गया है। अब यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है। आज के समय में हर मेडिकल स्टोर पर दर्द कम करने के लिए ढेरों आधुनिक और महंगी दवाइयाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल है। तो क्या लोग इस आम सी सामग्री को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये हर रसोई में बहुत आसानी से मिल जाती है? मतलब क्या सस्ती और सहज होने के कारण हम इसकी अहमियत कम आंकते हैं? ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए, हम अक्सर उस पर संदेह करते हैं। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन अगर हम एक आम पेन किलर और हींग के काम करने के तरीके की तुलना करें ना, तो जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? पेन किलर भी तो दर्द ही खत्म करती है। देखिए, आधुनिक दर्द निवारक गोलियां, जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं, वे मुख्य रूप से क्या करती हैं? वे हमारे नर्वस सिस्टम से दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं। अच्छा, मतलब दर्द वहीं रहता है, बस हमें महसूस नहीं होता। एकदम सही। समस्या वही रहती है, बस दिमाग को उसका एहसास होना बंद हो जाता है। लेकिन हींग के मामले में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल होता है, वातानुलोमक। वातानुलोमक? इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? आयुर्वेद ये मानता है कि शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के तेज दर्द या ऐंठन का मुख्य कारण वात यानी गैस या वायु का असंतुलन है। तो गैस की वजह से इतना दर्द होता है? जी, जब वायु पाचन तंत्र या शरीर के किसी अन्य मार्ग में फंस जाती है तो वो आंतों की दीवारों पर बहुत भारी दबाव डालती है। यही दबाव हमें भयंकर कॉलिक पेन
या मासिक धर्म की ऐंठन के रूप में महसूस होता है। और हिंग इसमें क्या करती है? वातानुलोमक वो गुण है जो इस फंसी हुई वायु को सही दिशा में मोड़कर यानी नीचे की ओर धकेलकर शरीर से बाहर निकालता है। ओह, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ दिमाग को बेवकूफ नहीं बना रहा है। बिल्कुल नहीं। ये असल में आंतों की स्मूथ मसल्स को आराम पहुंचाकर उस गैस के बुलबुले को या उस फंसी हुई ऊर्जा को बाहर धकेल रहा है जो दर्द पैदा कर रही है। मतलब ये लक्षणों को दबाने की बजाय मूल कारण को ठीक कर रहा है। जी, ये शरीर के एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है जो फंसे हुए ट्रैफिक को यानी गैस को सही रास्ता दिखाकर जाम खोल देता है और दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तरीका है, लेकिन चीजें तब और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम हींग को दूसरी चीजों के साथ मिलाते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक चूर्ण और मिश्रण। क्योंकि अगर अकेली हींग इतनी असरदार है तो जब इसे अन्य औषधियों के साथ एक खास फॉर्मूले में ढाला जाता है तो उसके परिणाम और भी चौंकाने वाले होते हैं। स्रोत में एक हिंगवाष्टक चूर्ण का जिक्र है। जी, हिंगवाष्टक चूर्ण पेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें सौंठ, पिपली, अजमोदा, सेंधा नमक और जीरे के साथ हींग को मिलाया जाता है। या फिर हैजा और तिल्ली बढ़ने जैसी गंभीर बीमारियों के लिए हिंगवादियों का उपयोग। बिल्कुल, ये बहुत ही पावरफुल मिश्रण है। सुनकर तो ऐसा लगता है कि हींग किसी रॉक बैंड का लीड सिंगर है। मतलब छोटी मोटी महफिलों में तो वो अकेला ही गिटार बजाकर समा बांध देता है, लेकिन हैजा या तिल्ली के बढ़ने जैसे बड़े कॉन्सर्ट्स के लिए उसे अपने पूरे बैंड की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और उस रॉक बैंड में लहसुन और एरंड का तेल वो भारी ड्रम और बास गिटार हैं जो हिंग की आवाज को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बैंड की ट्यूनिंग बहुत सख्त है। रिसर्च में एक जगह साफ साफ बताया गया है कि भयंकर दर्द और गैस के लिए हिंगवाद योग में 1 भाग हींग, 9 भाग एरंड तेल और 27 भाग लहसुन के रस का इस्तेमाल होता है। जी, ये अनुपात बहुत अहम है। मतलब ये एक 9 और 27 का जो अनुपात है ये तो पूरा का पूरा गणित है। ये कोई अंदाजे से किया गया काम बिल्कुल नहीं लगता। यही तो प्राचीन फार्माकोलॉजी की वैज्ञानिक गहराई है। ये कोई अंधाधुंध मिलावट नहीं है। आप देखिए, हर घटक का अपना एक खास काम है इसमें। जैसे एरंड के तेल का क्या काम है? एरंड का तेल आंतों को चिकनाई देता है और एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है जिससे पेट की सफाई होती है। और लहसुन का रस अपने आप में एक बहुत ही आक्रामक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। अच्छा, तो ये दोनों हींग के साथ मिलकर काम करते हैं? हाँ, जब ये दोनों हींग के साथ इस सटीक 1:9:27 के अनुपात में मिलते हैं ना, तो हींग एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है। गाइडेड मिसाइल? जी, वो इन दोनों के साथ मिलकर सीधे इन्फेक्शन और फंसी हुई गैस पर हमला करती है। इस अनुपात में थोड़ी सी भी गड़बड़ इसके प्रभाव को कम कर सकती है। और एक और बात जो रिसर्च में बहुत बार सामने आई है वो है हींग को घी में भूनना। बहुत सारे चूर्ण जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण में स्पष्ट निर्देश है कि हींग को घी में भूनकर ही डालना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है। पर ऐसा क्यों? मतलब क्या कच्ची हींग काम नहीं करेगी? काम तो करेगी, लेकिन नुकसान भी कर सकती है। इसे आयुर्वेद में संस्कार कहा जाता है। संस्कार? हाँ, यानी किसी औषधि के स्वाभाविक गुणों में बदलाव लाकर उसे शरीर के अनुकूल बनाना। देखिए, हींग स्वभाव से बेहद तीक्ष्ण और रूक्ष होती है, मतलब बहुत तेज और सूखी। जी। अगर आप इसे कच्चा या बहुत अधिक मात्रा में खा लें तो ये पेट और आंतों की नाजुक परत में बहुत जलन पैदा कर सकती है, यहाँ तक कि छाले भी कर सकती है। ओह, अच्छा, तो घी यहाँ एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है? बिल्कुल। जब हींग को शुद्ध घी में भुना जाता है ना, तो घी की स्निग्धता यानी उसका जो लिपिड कंटेंट है वो हींग के तीखेपन को अपने अंदर समा लेता है। ये हींग के रसायनों को चारों तरफ से एक चिकनी परत में लपेट देता है। तो जब ये पेट में जाती है तो जलन पैदा किए बिना अपना काम करती है। क्या बात है। अगर हम अपने उसी रॉक बैंड वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये ऐसा है जैसे लीड सिंगर को गाने से पहले थोड़ा शहद चटा देना ताकि उसका गला खराब ना हो और वो बिना थके गा सके। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। तो हमने देखा कि कैसे ये गैस निकालती है, बलगम पिघलाती है और गंभीर बीमारियों में एक टीम प्लेयर की तरह काम करती है। लेकिन अब हम जिस विषय पर आ रहे हैं वो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे भारी और चौंकाने वाला हिस्सा है। सिस्टमिक उपयोगों के बारे में। हाँ, तात्कालिक बीमारियों के इलाज से आगे बढ़कर अब बात करते हैं शरीर के एक सिस्टमिक डिफेंडर के रूप में इसके काम की।
जो शरीर को लंबी अवधि की सुरक्षा देता है, जैसे कैंसर और परजीवियों से बचाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हींग का। हमारी सामग्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हींग में एंटी कैंसर क्रियाशीलता पाई जाती है, जो शरीर में कैंसर को फैलने से रोकती है। ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये दावा हवा में नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि हींग में कुछ बेहद खास रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड्स। जी, जैसे फ्यूरियोलिक एसिड और अम्बिलिफेरोन। अब ये समझना जरूरी है कि ये यौगिक शरीर में करते क्या हैं। हाँ, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही एक डर पैदा हो जाता है। ये एसिड और यौगिक असल में किस तरह से हमारा बचाव करते हैं? देखिए, हमारे शरीर में लगातार कई तरह की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रदूषण और तनाव के कारण शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे अस्थिर अणु होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये पागलों की तरह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और उनकी डीएनए पर हमला करते हैं ताकि उनका इलेक्ट्रॉन छीन सकें। और यही डीएनए का जो डैमेज है वो आगे चल के कैंसर या ट्यूमर का रूप ले लेता है। बिल्कुल, कोशिकाओं का यही असामान्य और अनियंत्रित विकास कैंसर कहलाता है। अब यहाँ हींग में मौजूद फेरुलिक एसिड एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। वो कैसे? ये एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन उन फ्री रेडिकल्स को दान कर देता है, जिससे वे शांत हो जाते हैं और स्वस्थ डीएनए पर हमला नहीं करते। अच्छा, तो ये उन्हें पहले ही रोक देता है। हाँ, इस तरह ये कोशिकाओं को डैमेज होने और कैंसर के पनपने की प्रक्रिया को शुरुआती स्तर पर ही बाधित कर देता है। ये तो शरीर के अंदर चल रही एक माइक्रोस्कोपिक युद्ध जैसा है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, इसके कृमि घन यानी परजीवियों को मारने वाले गुणों का भी गहराई से जिक्र किया गया है स्रोत में। पेट के कीड़े या कीड़े के काटने पर इसका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिया भी पेश करता है। वो कैसे? यह सोचिए, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देश में जहां नमी और गर्मी के कारण पेट में परजीवी या कीड़े पनपने का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। हाँ, जहां आज भी बच्चों को समय समय पर डीवॉर्मिंग की दवाइयां दी जाती हैं कीड़े मारने के लिए। सही कहा। अब सोचिए, सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने दालों, सब्जियों और भारी भोजन में हींग का तड़का लगाने की जो परंपरा शुरू की होगी, उसके पीछे कितनी गहरी वैज्ञानिक सोच रही होगी। भोजन के साथ रोजाना थोड़ी सी मात्रा में हींग का सेवन करने से आंतों का वातावरण ही ऐसा बन जाता है कि वहां कोई भी बाहरी परजीवी या कीड़ा जिंदा नहीं रह पाता। ओह, तो इसका मतलब है कि भोजन में हींग का छौंक लगाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, बल्कि ये मास लेवल की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर थी। मतलब ये पूरी की पूरी आबादी को बिना बताए उनकी डीवॉर्मिंग करने का एक तरीका था। बिल्कुल, ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक आहार आदतें असल में लंबे समय की स्वास्थ्य रणनीतियां थी, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया ताकि लोग बिना भूले इसे अपनाते रहें। सच में आज के इस डीप डाइव ने चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। जो कुछ भी हमने आज खंगाला है वो किसी भी इंसान को अपनी रसोई के मसालों को एक नए सम्मान के साथ देखने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल करेगा। हमने शुरुआत की थी बाहरी उपयोगों से, जहां हमने देखा कि कैसे म्यूकस मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके हींग सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचती है और पीलिया में असर दिखाती है। फिर कानों के संक्रमण के लिए तेल में पके हुए इसके फैट सॉल्युबल तत्व कैसे काम करते हैं, और श्वसन तंत्र पर भी। हाँ, हमने श्वसन तंत्र पर इसके प्रभाव को समझा, जहां छाती पर इसका गुनगुना लेप शरीर की गर्मी से वाष्पीकृत होकर फेफड़ों के जमे हुए बलगम को रासायनिक स्तर पर तोड़ता है और न्यूमोनिया के बैक्टीरिया को मारता है। इसके साथ ही हमने शरीर के अंदरूनी तंत्र को भी समझा, कैसे ये सिर्फ दर्द को सुन्न करने वाली गोली नहीं है, बल्कि एक वातानुलोमक के रूप में शरीर की फंसी हुई गैस को सही दिशा में धकेलकर कॉलिक और मासिक धर्म के भयंकर दर्दों के मूल कारण को खत्म करती है। जी। और हैजा जैसी बीमारियों में कैसे ये लहसुन और एरण के तेल के साथ एक सख्त फार्माकोलॉजिकल अनुपात में मिलकर काम करती है, जहां इसे घी में भुनने का संस्कार इसके तीखेपन को संतुलित करता है। और अंत में हमने जाना कि कैसे इसके अंदर मौजूद फेरुलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल से बचाकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से रक्षा करते हैं, और कैसे इसका नियमित सेवन पीढ़ियों से पूरी आबादी को परजीवियों से बचाता आ रहा है। सूचनाओं की इस बाढ़ वाले दौर में असली ज्ञान शायद वही है जो हमें अपने आसपास की साधारण चीजों के भीतर छिपे गहरे विज्ञान को देखने की ताकत दे। बिल्कुल, ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो। सही कहा।
विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में ही नहीं होता, वो सदियों के अनुभव से छन कर हमारे घरों में मौजूद होता है। बस उसे डीकोड करने वाली दृष्टि चाहिए। और इसी बात पर आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक विचार जो शायद सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हींग जैसी एक साधारण सी दिखने वाली चीज में, जो पीढ़ियों से एक छोटे से डिब्बे में बंद है, कैंसर को फैलने से रोकने, निमोनिया से लड़ने और हैजा जैसी बीमारियों को मात देने का इतना जटिल विज्ञान छिपा है, तो हमारी रसोई में हमारे आसपास मौजूद ऐसी और कितनी आम चीजें होंगी जिनके रहस्यमय औषधीय गुणों और उनके काम करने के मैकेनिज्म को आधुनिक विज्ञान द्वारा फिर से खोजा जाना भी बाकी है। ये सच में सोचने वाली बात है। शायद अगला बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू किसी महंगी लैब में नहीं, बल्कि किसी आम घर की रसोई में कांच के जार में बंद अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।